Welcome to the sixth lecture of highway engineering. In this lecture, we are going to cover vertical alignment. So what is vertical alignment? कई बार क्या होता है, हम कोई भी स्ट्रेट रोड लेके जा रहे होते हैं, बट हमारे रास्ते में कई बार कोई हम्प होता है, कोई हिल होती है, कोई माउंटेन होती है। तो उस माउंटेन को काटना अनइकोनॉमिकल रहता है, इकोनॉमिकल नहीं होता। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम रोड को लेके जाते हैं और रोड को उसके ऊपर से निकाल देते हैं। इसको कहते हैं हमारी वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट है। ठीक है, जब हम वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करते हैं तो हम वर्टिकल अलाइनमेंट प्रोवाइड क्यों करते हैं, तो कुछ कुछ बेसिक ये फैक्टर्स होते हैं, जैसे व्हीकल की स्पीड मेंटेन रहे। ठीक है, व्हीकल की स्पीड मेंटेन रहे, उसको एक्सेलरेशन सही मिले, उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रॉपर मिले, साइड डिस्टेंस प्रॉपर मिले। ठीक है, उसका कंफर्ट लेवल प्रॉपर रहे। ठीक है, व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा ना हो, व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट रीजनेबल रहे। ठीक है, गाड़ी की एवरेज सही रहे। तो मेन ये चीज़ें होती हैं वर्टिकल अलाइनमेंट प्रोवाइड करने की। हम पूरा का पूरा माउंटेन तो काट नहीं सकते, तो हम वर्टिकल अलाइनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेडियंट की। व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट क्या होता है, हमने पहले लेक्चर्स में भी हम बात कर रहे हैं कि ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट इज बेसिकली द स्लोप। मान लीजिए कोई हमने ये वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करी, तो ये इसका कुछ ग्रेडियंट है। मान लीजिए कोई ये स्लोप दिया है हमने। ठीक है, तो इसको कैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे 1 in x हो गया, मतलब x हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो हमें 1 वर्टिकल ऊपर उठाना है अपनी रोड को, 1 वर्टिकल। ठीक है, मतलब ये x1, इसे 1 in x। ठीक है, या फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं, 1 in 100, सॉरी n in 100। ये तो हो गया 1 in x, ये हो गया n in 100। ठीक है, n in 100 का मतलब क्या है, n सॉरी 100 वर्टिकल चलेंगे तो हमें n हॉरिजॉन्टल उठाना पड़ेगा। n in 100 का मतलब ये है। अगर हम n in 100 की बात करें तो मान लीजिए ये हमारा कोई ग्रेडियंट है। ठीक है, 100 हमने इसको उठा दिया, सॉरी n हमने इसको उठा दिया, 100 हॉरिजॉन्टल यूनिट्स हम यहाँ चले। ठीक है, और ये एंगल हो गया कोई भी कीटा। ठीक है, तो tan कीटा क्या हो जाएगा, n/100। इसको लिख सकता हूँ मैं n%। ठीक है, तो ग्रेडियंट को क्या बेसिकली हम कैसे डिनोट करते हैं, n% में डिनोट करते हैं कि इस स्लोप पे n1% का ग्रेडियंट है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिसेंडिंग ग्रेडियंट है n2% का, -n2% का। ठीक है, अब ये n1 और n2 कैसे डिनोट किए मैंने, हमने पहले ये डिफाइन किया कि ग्रेडियंट जो है वो हम n% में देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम स्लोप की बात करते हैं तो दो तरह के ग्रेडियंट होते हैं। एक होता है असेंडिंग ग्रेडियंट, जो ऊपर उठता हुआ ग्रेडियंट होता है। ठीक है, एक होता है जो डिसेंडिंग ग्रेडियंट होता है, जो नीचे आता हुआ ग्रेडियंट होता है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया कीटा 1, ये हो गया कीटा 2। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, n, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, मान लीजिए कीटा 1 है और ये कीटा 2 है, ये n1% स्लोप दे रहा है, ये -n2% स्लोप दे रहा है। ठीक है, जब भी हम असेंडिंग ग्रेडियंट की बात करते हैं तो हमारा जो ग्रेडियंट होता है वो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, +n1% होगा। जब भी हम डिसेंडिंग ग्रेडियंट की बात करेंगे तो हमारा ग्रेडियंट जो होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, -n2% होगा। ठीक है, तो अब इस कर्व का टोटल एंगल ऑफ डेविएशन n कितना आया, हमें पता है एक एंगल की प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू कीटा 1 + कीटा 2। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, अब कीटा 1 कीटा 2 है तो उसको कह सकते हैं ना, n इज इक्वल टू n1% माइनस, बेसिकली क्या होता है, जो n जो होता है वो अलजेब्रिक डिफरेंस होता है बिटवीन 2 ग्रेड्स। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू कैसे आई मैं बताता हूँ आपको, n1 माइनस n2। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n1 + n2। ये अलजेब्रिक डिफरेंस होता है। ठीक है ना, टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले टाइप, कितने टाइप के होते हैं, तो फर्स्ट वन इज रोलिंग, सेकंड वन
is limiting, the third one is exceptional, and the fourth one is minimum. So basically there are four types of gradient, namely rolling gradient, limiting gradient, exceptional gradient and minimum gradient. ठीक है, अब इनको कैसे एक्सप्लेन करना है. रोलिंग ग्रेडियंट वो होता है जो एक डिजाइनर होता है जो मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करा सकता है उस जगह पे. ठीक है, रोलिंग ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट दैट द डिजाइनर ट्राइज टू अडॉप्ट एट अ लैंड प्रोफाइल. ठीक है, ये कह सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है, इसको कहते हैं हम डिजाइन ग्रेडियंट. डिजाइन ग्रेडियंट भी कह सकते हैं. ठीक है, डिजाइन ग्रेडियंट भी कह सकते हैं. इसकी वैल्यूज कुछ आईआरसी ने डिफाइन करी हैं. आईआरसी ने कुछ वैल्यूज डिफाइन करी हैं. वो है जैसे प्लेन और रोलिंग टेरेन में इसकी वैल्यूज होती हैं 1/30. ठीक है, और माउंटेनियस में कितनी होती हैं 1/20. और स्टीप में कितनी होती है 1/16.7. ठीक है, ये इसकी कुछ वैल्यूज डिफाइन करी हैं आईआरसी ने. ये होता है हमारा रोलिंग ग्रेडियंट. ठीक है, अब देखो रोलिंग ग्रेडियंट तो हो गया जो मैक्सिमम क्या कहते हैं हमें प्रोवाइड करा रहा है डिजाइनर. ठीक है, लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है. अब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे पास कि हमें रोलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा ग्रेडियंट देना पड़ जाता है. ठीक है, उस केस में हम कौन सा ग्रेडियंट यूज करते हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट. व्हेन रोलिंग ग्रेडियंट इज नॉट इनफ टू प्रोवाइड. ठीक है, तब हम कौन सा ग्रेडियंट यूज करते हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट. सबसे मतलब मैक्सिमम केसेस में हम रोलिंग करते हैं. अगर रोलिंग ना हो तो हम लिमिटिंग के पास जाते हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट हम यूज करते हैं. लेकिन लिमिटिंग ग्रेडियंट तब यूज करते हैं जब रोलिंग ग्रेडियंट में हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती है. ठीक है, फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस. मेनली लिमिटिंग ग्रेडियंट का सिर्फ यही फंडा है. ठीक है, थर्ड इज एक्सेप्शनल ग्रेडियंट. एक्सेप्शनल ग्रेडियंट वहां पे जहां रोलिंग ग्रेडियंट से भी ज्यादा, पहले हमने मतलब रोलिंग ग्रेडियंट इतना दिया तो ठीक है. ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा अनइकोनॉमिकल पड़ रहा है, हमें पूरे पहाड़ काटना पड़ेगा तो हम ये ग्रेडियंट देते हैं. ठीक है, लिमिटिंग दे दिया. अब कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई. इसका है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेडियंट देना होगा. जब से ज्यादा मतलब लिमिटिंग से भी ज्यादा देना होगा तब हम वहां पे कौन सा ग्रेडियंट देते हैं, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट देते हैं. बट इसकी एक बात और है कि इसको हम 100 मीटर से ज्यादा नहीं देते. इसका स्ट्रेच जो होता है 100 मीटर रहता है. 100 मीटर से ज्यादा हम इसको नहीं देते. ठीक है, द फोर्थ वन है मिनिमम ग्रेडियंट. ये इंपॉर्टेंट है. मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है, कई बार मिनिमम ग्रेडियंट बेसिकली ड्रेनेज पर्पज से प्रोवाइड किया जाता है. मान लीजिए हमारा कोई सेक्शन है रोड का, ये कैम्बर है बीच में, ये ड्रेन्स हैं, साइड ड्रेन्स हैं. ठीक है, मान लीजिए ये हमारा वाटर आया, यहाँ पे रेनफॉल हुई और ये पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया. ठीक है, ये पानी इकट्ठा हो गया इसमें और इसमें. अब आप ये तो नहीं चाहते कि ड्रेनेज, अब आपको पता होगा ड्रेनेज जो है, कैम्बर बेसिकली ड्रेनेज के काम आता है. अब आप ये नहीं चाहते कि हमारा पानी वहां पे खड़ा रहे, हम चाहते हैं कि पानी जो हो वो मूविंग हो. ठीक है ना, हम यहाँ से चाहते हैं कि हमारा पानी जो है वो मूविंग हो. ठीक है, तो मूविंग कराने के लिए हमें कुछ स्लोप प्रोवाइड करना आएगा. तो मिनिमम ग्रेडियंट वही होता है जो मिनिमम स्लोप हम एक रोड को, मान लीजिए एक साइड सेक्शन है ये रोड का, तो मिनिमम ग्रेडियंट वो है ताकि हमारा वाटर मूविंग रहे. इसको बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं 1/500 या 1/400, मतलब 1/500. ठीक है, ये 1/400 बेसिकली मिनिमम ग्रेडियंट हम इसीलिए ही प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा ड्रेन से है पानी मूव करता रहे और सीवर्स तक पहुंच जाए. मेन यही होता है ग्रेडियंट प्रोवाइड करने का. और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम 100 में भी प्रोवाइड करते हैं, 1/100 में. ठीक है, ये होता है मिनिमम ग्रेडियंट फॉर ड्रेनेज पर्पस. ठीक है, चारों तरह के ग्रेडियंट हमने पढ़ लिए. इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ग्रेड कंपेंसेशन. व्हाट इज ग्रेड कंपेंसेशन. ग्रेड कंपेंसेशन बेसिकली है क्या. देखो, हमने पढ़ा था कर्व रेजिस्टेंस के बारे में.
कर्व रेजिस्टेंस क्या होता है? जब हमारी गाड़ी के जो रियर व्हील्स हैं वो ट्रांसमिशन प्रोवाइड करते हैं, टी ट्रांसमिशन या टी ट्रैक्टिव फोर्स पढ़ा था हमने, ट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि जितनी फोर्स प्रोवाइड करें उसी फोर्स से हमारी गाड़ी आगे बढ़े। बट कई बार जब हम अलाइनमेंट भी प्रोवाइड कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने अलाइनमेंट प्रोवाइड कर दी, तो ये तो टी प्रोवाइड कर रहे हैं, टी ट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो मतलब कुछ लॉस हो जा रहा है। वो लॉस कितना हो रहा है? ये टी प्रोवाइड किया तो टी कॉस अल्फा जो है वो हमारा लॉस हो जा रहा है। इसे कहते हैं हम कर्व रेजिस्टेंस। कर्व रेजिस्टेंस इसे कहते हैं टी माइनस टी cos alpha which is equal to t1 minus cos alpha. This is called curve resistance. अब इसी टॉपिक को यहीं छोड़ दो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? ये तब होता है जब हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है। अब बात करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट की। जब हम वर्टिकल किसी अलाइनमेंट में होते हैं तब क्या होता है, हमारे पास पीछे पुल लग रहा होता है ग्रेविटी की वजह से। ये ग्रेविटी का पुल हमारी एक्सेलरेशन को रिटार्ड करता है, मतलब एक्सेलरेशन को थोड़ा कम कर देता है, हमारी गाड़ी को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। इसे कहते हैं ग्रेड रेजिस्टेंस। इसे कहते हैं ग्रेड रेजिस्टेंस, ठीक है। एक था हमारा कर्व रेजिस्टेंस, एक है हमारा ग्रेड रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं, हम किसी माउंटेनियस रीजन पे हैं और हमें कुछ रोड इस तरह से लेके जानी है, कर्वी लेके जानी है, ठीक है। ये फिर पीछे मूव करते हुए ऐसे, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी है, साथ में हम ग्रेड भी दे रहे हैं तो वो ऊपर भी जा रही है, ठीक है। इस तरह से हमारा मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट भी है और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी है। अगर वर्टिकल अलाइनमेंट है तो क्या होगा, हमारा ग्रेड रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है तो क्या होगा, कर्व रेजिस्टेंस होगा। ऑटोमेटिक सी बात है, जब हमारी गाड़ी ऊपर भी चढ़ रही है और कर्व पे भी है तो कर्व रेजिस्टेंस और ग्रेड रेजिस्टेंस दोनों आएगा। तो हमारी गाड़ी की एक सर्टेन पावर होती है, वो सारे लॉसेस एक साथ बेयर नहीं कर सकती। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे शार्प कर्व होता है वहां पे हम ग्रेड की कंपेंसेशन करते हैं। ग्रेड कंपेंसेशन मतलब वहां पे ग्रेड को हम कम करते हैं, एक सर्टेन लिमिट सेट करते हैं कि इससे ज्यादा हम ग्रेड नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे शार्प टर्न है तो गाड़ी को शार्प टर्न में भी कुछ लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है ना। मेन हमारा ग्रेड कंपेंसेशन का मतलब ये है, ठीक है। तो ग्रेड कंपेंसेशन का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल से एक फॉर्मूला है, ग्रेड कंपेंसेशन इज इक्वल टू 30 प्लस आर डिवाइड बाय आर। ये परसेंटेज में होता है, ठीक है, ये होता है परसेंटेज में। इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 4% और मैक्सिमम वैल्यू चेक करने का फॉर्मूला होता है 75 बाय आर, ठीक है। ये भी परसेंटेज में होता है, ठीक है। अगर हमारी 4% से कम आ रही है तो हमें मिनिमम 4% देना होगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम मतलब 4% हमें ग्रेड प्रोवाइड करना होगा। अगर मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है तो हमें इससे चेक करना होगा 75 बाय आर करके, जो वैल्यू आती है हमें वो वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। मान लीजिए वैल्यू ग्रेड कंपेंसेशन की आती है कि जैसे 1.75 आ गई या 1.5 आ गई, ठीक है, 1.5 आ गई तो, और हमें बोल रखा है कि 6% ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, तो हम कितना करेंगे, -6% माइनस 1.5, ये हमने कंपेंसेट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आ गया 4.5 का हमें ग्रेडियंट अब प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये होता है ग्रेड कंपेंसेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं गेट में आया हुआ। So, in this question, you have given the ruling gradient is equal to 6%, and there is a sharp curve of 50-meter radius, and you have to find out the compensated gradient. Now, for compensated gradient, you have to find out first the grade compensation. You have to first find out the grade compensation. Grade compensation कैसे निकालते हैं? Grade compensation GC लिख रहा हूँ फिलहाल मैं यहाँ पे, तो क्या है वो 30 प्लस R डिवाइड बाय R, ठीक है। 30 plus 50 divided by 50, the answer will come out 1.6%, ठीक है। अभी आ गया ग्रेड कंपेंसेशन 1.6%। नाउ यू हैव टू चेक फॉर मैक्सिमम क्या होती है 75 बाय आर, 75 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आएगा 1.5%,
ठीक है, आंसर आएगा 1.5%. नाउ compensated gradient, this will be 6 minus 1.5. ये आंसर आ जाएगा 4.5%. ये कौन सा है? ये है हमारा ए है हमारा 4.4, सेकंड है 4.75, थर्ड है 5 और फिफ्थ है 5.25. तो 4.4 आपको विच इज नियरली इक्वल टू 4.4%. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर.